The age of Wordsworth. Generally, the time period from 1798 to 1832 is known as the Romantic Age. Okay. So you can see the presentation. आप लोग देख पा रहे हो presentation? Yes, ma'am. Okay. So the age of Wordsworth or the Romantic Age, it begins in 1798 and it stretches to 1832. Okay. So what happened in 1798? 1798 में क्या हुआ ऐसा कि जो है एक नया time period begin हुआ history of English literature में, that is known as Romantic Age. In 1798, a collection of poems by Wordsworth and Coleridge was published and it was named Lyrical Ballads. ठीक है, 1798 में क्या हुआ था कि लिरिकल बैलेड्स नाम की एक पोएम एक बुक विच वाज अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री, जिसमें कि बहुत सारी पोएम्स थी, ज्यादा पोएम्स वर्ड्सवर्थ की थी, थोड़ी सी पोएम्स कोलरिज की थी, और जो है वो पब्लिश हुआ था 1798 में. And this collection of poems changed the whole paradigm of writing poetry in the 18th century England. ठीक है, अब तक जैसे भी पोएम्स लिखी जाती थी उससे बिल्कुल अलग टाइप की जो है पोएम्स वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने लिखी थी इस कलेक्शन में. और यहीं से हम क्या मानते हैं कि एक नया फेज ऑफ राइटिंग, एक नया फेज लिटरेचर में स्टार्ट हुआ, जिसको कि हम रोमांटिक एज कहते हैं. Now, in this book, Lyrical Ballads, there was a preface. Preface क्या होता है? जो बुक से पहले आप एक इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ लिखते हो, उसमें आप यू स्टेट द पर्पस ऑफ राइटिंग दैट बुक. आप वो बुक क्यों लिख रहे हो, वो आप जो है प्रेफेस में लिखते हो. ठीक है, तो उसमें वर्ड्सवर्थ और कोलरिज they described their purpose of writing this book, and through that preface they gave um, new theory of poetic diction. ठीक है, जो उन्होंने प्रेफेस लिखा, जिसमें कि उन्होंने लिखा कि वो ये बुक क्यों लिखना चाहते हैं, वो अभी भी इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है, जिसमें कि उन्होंने डिफाइन किया है कि वो पोएट्री, व्हाट इज पोएट्री अकॉर्डिंग टू देम, कि पोएट्री क्या होती है और कैसे लिखी जाती है या लिखी जानी चाहिए. ठीक है, तो जो प्रेफेस है, जो बुक के स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है, उसमें वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने क्या लिखा है, उसमें वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने ये बताने की कोशिश करी है कि पोएम्स को पोएम क्या होती है और उसको कैसे लिखा जाना चाहिए. ठीक है, और इस इंट्रोडक्शन के थ्रू जो है एक नई थियोरी आई पोएम्स लिखने की, जिसको हम कहते हैं थियोरी ऑफ रोमांटिक थियोरी ऑफ पोएटिक डिक्शन, जो कि हम अपने जो भी पोएम्स है उसमें देखेंगे. ठीक है, so you have to remember this time period 1798 to 1832. This is the romantic age. Romantic movement in England. The age of Wordsworth is the age of the revolution in the history of politics. Now see, यहाँ पे words अलग अलग लिखा हुआ है, but it is one name and I cannot correct it because this is not my presentation. लेकिन आप जब भी Wordsworth लिखोगे, you have to begin it with capital W and then, क्योंकि नाम है तो आप हमेशा capital letter से लिखोगे, है ना, और जो है दोनों वर्ड्स एक हैं, अलग अलग नहीं. The age of Wordsworth is the age of the revolution in the history of politics. Now, a lot was happening in Europe during the end of the 18th century. The 18th century का end हो रहा था, तो बहुत सारी चीजें हो रही थी in the political sphere. For example, अगर आपने जिनके पास, बच्चों के पास पॉलिटिकल साइंस होगा, उन्होंने शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, है ना. फ्रेंच रेवोल्यूशन इट स्टार्टेड इन 1798. ठीक है, and all the writers of the time,
जो कि रोमांटिक एज के राइटर्स हैं, दे वर डीपली influenced by French Revolution. Now I will not go in detail कि French Revolution क्या था ये, because see, थोड़ा सा लेकिन मुझे बताना पड़ेगा। आप लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को हिंदी में क्या कहते हैं? विषय सूची। हाँ, क्या कहते हैं? नहीं बेटा, विषय सूची नहीं। प्रियम्बल इज, संविधान सबको पता है क्या होता है ना? पता है कि नहीं पता है? संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पता है ना सबको क्या है? यस मैम। तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल होता है, जिसको हिंदी में आई डो नॉट रिमेम्बर व्हाट, बट जो भी है, हाँ, किसी को पता है तो बता दूं। मैम कंफर्म नहीं है, शायद उद्देशिका कहते हैं भारतीय संविधान की। क्या कहते हैं? उद्देशिका। उपदेशिका, हाँ, यू माइट बी राइट, शायद उपदेशिका ही कहते हैं प्रियम्बल को। ठीक है। सो इन प्रियम्बल इट इज स्टेटेड दैट देयर इज अ फ्रेज लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, है ना? जो हमारी कंट्री है उसका जो एम है वो क्या है? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी. Now this phrase that is included in Indian preamble, it was the motto of French Revolution. ये जो स्लोगन है फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आया है? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन था, उनका मोटो था, उनका ऑब्जेक्टिव था कि उनको क्या अचीव करना है अपनी कंट्री में? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. लिबर्टी सबको पता है, लिबर्टी क्या होता है? What do you understand by the term liberty? चलो लिखो, आप तीनों वर्ड्स लिखो लिबर्टी, अपनी नोटबुक में लिखो, LIBER. लेट मी राइट डाउन इन द चैट बॉक्स तो आप लोगों को स्वतंत्रता होता है। हाँ, स्वतंत्रता होता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या होता है? समानता। समानता एंड फ्रेटर्निटी. ठीक है, लिबर्टी होता है, क्या बताया आपने? स्वतंत्रता, है ना? और इक्वालिटी होता है समानता, और फ्रेटर्निटी क्या होता है? ब्रदरहुड, भाईचारा. ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भाईचारा, और इंग्लिश में इट इज ब्रदरहुड. ठीक है. सो these were the three ideals of French Revolution which are also included in our preamble. ठीक है. So I will show you how these are political motives, है ना? ये क्या है? ये जो है ये जो motto है वो क्या है? Political है. लेकिन these three things the romantic writers they tried to incorporate in poetry. ठीक है. ये जो तीन डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के, ये तीनों जो है आइडियल्स जो है वो रोमांटिक पोएट्स ने क्या किया? अपनी पोएट्री में लाने की कोशिश करी. ठीक है. सो आई विल इलैबोरेट इट जैसे जैसे ये पॉइंट्स आते जाएंगे. The age of Wordsworth is the age of the revolution in the history of politics. आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिख रहा है? Yes, ma'am. Okay. And is broadly called the romantic triumph in that of literature. We have to remember that triumph of romanticism was accompanied by that of naturalism. The English romantic movement was both a revival and a revolt. ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, how is romantic movement both a revival and a revolt? तो जब हम ये तीनों पोएट्स पढ़ लेंगे then we will dwell on this question. तब भी आप जो है इसको अच्छे से समझ सकते हो. रोमांटिक मूवमेंट एज अ रिवाइवल. इट वाज, रिवाइवल का क्या मतलब होता है?
रिवाइवल, जिस भी वर्ड के आगे री लग जाता है उसका क्या मतलब है? जैसे रिवाइंड, हाँ, वापस या उल्टा है। वापस दोबारा से होना, ठीक है। हाँ। सो रोमांटिक मूवमेंट एज अ रिवाइवल, रोमांटिक मूवमेंट से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे लिटरेरी कन्वेंशंस थे, टेक्निक्स थी जो लोगों ने यूज करना बंद कर दी थी। वो जो है फिर से पोएट्स ने उन टेक्निक्स को और उन कन्वेंशंस को यूज करना या फॉर्म्स को यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है। इट वाज अ रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन ओल्ड इंग्लिश मास्टर्स लाइक चॉसर, स्पेंसर. It was a revival of a number of meters which had fallen into disuse during classical era. ठीक है, तो इसमें जो है, जो बहुत पुराने इंग्लिश राइटर्स थे, द राइटर्स बिलोंगिंग टू द 16th सेंचुरी, उनके वर्क्स को जो है दोबारा से लोगों ने पढ़ना शुरू किया और उन्हीं फॉर्म्स को, उन्हीं फॉर्म में जो है अपने आपने जितनी भी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री पढ़ी थी उसमें आपने देखा था दे हैड जनरली ओरिजिनेटेड इन द 16th सेंचुरी। जितनी भी पोएम्स थी, पोएटिक फॉर्म्स थे, फॉर एग्जांपल एलिजी, ओड, है ना, ये सब बहुत पुराने, बैलेड, बहुत पुराने जो है पोएटिक फॉर्म्स थे। एंड दे हैड कम टू इंग्लैंड इन 16th सेंचुरी। लेकिन 17th सेंचुरी में जो है फिर से इन फॉर्म्स में लोगों ने लिखना बंद कर दिया, लोगों ने एलिजीज लिखना बंद कर दिया, लोगों ने बैलेड्स लिखना बंद कर दिया। बिफोर रोमांटिक एज वाज द न्यू क्लासिकल एज, जिसमें ज्यादातर क्या लिखी जाती थी? सटायर्स, ठीक है। उस टाइम के जो पोएट्स थे वो क्या लिखते थे? सटायर। सटायर क्या होता है? आप अपनी नोटबुक में जो है नोट करो, SATIRE। आप लोग कल मुझे बताओगे व्हाट इज अ सटायर। लिखा है सबने? SATIRE, सटायर, ठीक है। जोक होता है शायद ना। नॉट एग्जैक्टली अ जोक, इट इज अ फॉर्म ऑफ पोएम। तो आप लोग अच्छे से देख के बताना मुझे एग्जैक्ट, क्योंकि ये वर्ड आप बार बार जो है while you are studying literature you will encounter this word again and again, ठीक है। तो आप लोग मुझे सटायर बताओगे। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि लिरिक राइटिंग, बैलेड, एपिक, ये सब लिखना जो है न्यू क्लासिकल एज में, जो टाइम था रोमांटिक एज से पहले, पोएट्स ने बंद कर दिया था। और एक बहुत ही पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री दे यूज टू फॉलो, जो कि जनरली सटायर्स होती थी, और दे यूज टू राइट इन हीरोइक कपलेट। और जो वो पोएटिक फॉर्म, वो जो पोएटिक स्टैंजा यूज करते थे, वो क्या होता था? हीरोइक कपलेट, ठीक है। So romantic poets stopped using heroic couplet. They stopped writing satires, और वो कहाँ चले गए? वो और पीछे के poets के पास चले गए, चौसर, स्पेंसर, 16th century, and they revived many poetic forms. जैसे आप पढ़ोगे जितनी poems, उसमें से कोई elegy है, कोई ballad है, ठीक है, कोई lyric है। तो जो पुरानी फॉर्म्स होती थी वो वापस लाए, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? रोमांटिक मूवमेंट इज अ रिवाइवल। वो पुरानी पोएटिक फॉर्म्स को वापस लेके आए। It was also a revolt against the artificial poetic diction of the 18th century classics, as well as against the reoccupation, oh sorry, should be preoccupation, as well as against the preoccupation with classical rules of literary composition. It was also a revolt against the domination of reason and intellect in favor of emotion, imagination, and inspiration. Okay. आपने पढ़ा कि रिवाइवल किस चीज का था? रिवाइवल वाज द रिवाइवल ऑफ ओल्ड पोएटिक फॉर्म्स एंड टेक्निक्स। नाउ रिवोल्ट, रिवोल्ट का क्या मतलब होता है? रिवोल्ट इज अ वेरी कॉमन वर्ड, आप लोगों को पता होना चाहिए। व्हाट इज अ रिवोल्ट? रिवोल्ट ऑफ 1857 आप लोग पढ़ते हो ना? मतलब लड़ाई या नॉट एग्जैक्टली लड़ाई, हिंदी में इसका बहुत अच्छा वर्ड होता है रिवोल्ट का। वॉर। नॉट वॉर ऑल्सो। 1857 की
आप लोग क्योंकि हिस्ट्री में पढ़ते होंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, क्रांति। क्रांति। एग्जैक्टली, रिवोल्ट का क्या मतलब होता है? क्रांति। ठीक है। इट मीन्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम समथिंग, जो हो रहा है, जो स्टेटस को है, उसके अगेंस्ट जो है जाना, है ना। जो भी हमारा सिस्टम चल रहा है, अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ बोलना चाहते हो तो वो क्या है या करना चाहते हो, दैट इज अ रिवोल्ट। ठीक है। सो व्हाट दे रिवोल्टेड अगेंस्ट, उन्होंने किस चीज को रिजेक्ट कर दिया? द आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन ऑफ द 18th सेंचुरी क्लासिक्स। जो रोमांटिक पोएट से पहले राइटर्स थे, उनका जो भी पोएटिक डिक्शन, मैंने आपको डिक्शन वर्ड का मीनिंग बताया था। डिक्शन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? द चॉइस ऑफ वर्ड्स। जो उनका डिक्शन, पोएटिक डिक्शन था, दैट वाज वेरी आर्टिफिशियल। एंड आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, क्योंकि पूरी हिस्ट्री मुझे आपको पढ़ानी पड़ेगी, और अभी आप सेकेंड ईयर में ही हो, थर्ड ईयर में होपफुली आप हिस्ट्री का पूरा आपका एक पेपर होगा। बट जस्ट देन रिमेम्बर दिस कि जो उनसे पहले जो पोएम्स लिखी जाती थी, दैट वाज द रोमांटिक एज से पहले न्यू क्लासिकल एज थी। एंड एट दैट टाइम द डिक्शन, द पोएटिक डिक्शन, इट बिकेम वेरी आर्टिफिशियल, very elaborate. And the romantic poets refused to follow this system. जब आप पोएम पढ़ोगे, देन आई विल एक्सप्लेन कि कैसे पोएटिक डिक्शन जो है वो डिफरेंट था। अभी इन एब्स्ट्रैक्ट समझाना आपको मुश्किल होगा। तो it was also a revolt against the domination of reason and intellect in favor of emotion, imagination, and inspiration. Now, there is this debate that keeps on raging amongst the critics, that whether um, literature should be written through reason or through imagination, especially in the context of poetry. क्रिटिक्स में जो है या पोएट्स में जो है आपस में बहुत सारा जो है बहुत डिबेट होती रहती है कि जब हम पोएम लिखते हैं तो वो हमें अपनी दिमाग से लिखनी चाहिए कि वो हमें अपना इमेजिनेशन यूज करके लिखनी चाहिए। व्हाट इज इमेजिनेशन? इमेजिनेशन क्या होता है? मैम जो हम सोचते हैं, इमेजिन जो हम सोचते हैं। बट व्हाट इज द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड फॉर इमेजिनेशन? मैम कल्पना करना। कल्पना करना। ठीक है। तो ये हमेशा से डिबेट्स रही है पोएट्स में कि जो पोएट्री है उसमें इमोशंस होने चाहिए, कल्पना होनी चाहिए, या फिर उसको हमें दिमाग से लिखना चाहिए, और ऐसी पोएम लिखनी चाहिए जिसमें रीजन हो, जिसमें की रैशनैलिटी हो। सो द रोमांटिक पोएट्स वर इन द फेवर ऑफ इमोशंस, इमेजिनेशन। है ना। रोमांटिक पोएट्स को क्या लगता था कि जो है अगर किसी पोएम में इमेजिनेशन नहीं है, then that is not a real poem, उसको हम पोएम नहीं कह सकते। इमेजिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है इफ यू आर राइटिंग अ पोएम। इमोशंस होने चाहिए। अगर आप जो है द पोएम शुड नॉट बी डायडैक्टिक। डायडैक्टिक मतलब पोएम ऐसे नहीं लिखी जानी चाहिए कि वो आपको कुछ सिखाए, है ना। आपको जो है बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पोइट्री राइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल में या कॉलेज में, कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स समझाने के लिए जो है आप पोएम्स लिखो, पोएम लिखो, और जिसकी सबसे अच्छी होगी उसको प्राइज मिलेगा। सिमिलरली अभी कोरोना के टाइम में भी हमने कॉम्पिटिशन कराया था कि कोरोना के ऊपर आपको जो है पोएम लिखनी है, कोरोना वॉरियर करके जो एक बार पूरा प्रोग्राम हुआ था। और सो what romantic writers felt, poets felt that कि अगर आप कोई पर्पस लेके, कोई टीचिंग लेके कोई पोएम लिख रहे हो, then that poem is useless. पोएम्स को जो है दिमाग पे नहीं दिल पे असर करना चाहिए। ठीक है। So there should be emotions in it, there should be imagination in it, and there need not be any teaching associated with it. ऐसा नहीं है कि जो है उसको कुछ सिखाना ही है। पोएम किसी भी चीज की ब्यूटी पे भी लिखी जा सकती है, जिससे आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के कि आपने किसी इतनी सुंदर चीज के बारे में पढ़ा। एंड इट माइट नॉट टीच यू एनीथिंग, और हो सकता है वो आपको कुछ ना
सिखाए। ठीक है, तो हमारा फोकस सिखाने पे नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, इमोशंस पे होना चाहिए, इमेजिनेशन पे होना चाहिए और इंस्पिरेशन पे होना चाहिए। आप ये पोएम्स पढ़ोगे अभी रोमांटिक राइटर्स की, तो आपको ये पॉइंट और अच्छे से समझ में आएगा। The English Romantic movement began in 1798. मैंने आपको पहले ही बताया था 1798 में romantic movement began with the publication of the lyrical ballads. ठीक है, जब ये बुक द लिरिकल बैलेट्स जो है वो पब्लिश हुई 1798 में, that date is considered to be the beginning of romantic movement. The poets of the romantic school were Wordsworth, Coleridge, Keats and Shelley. ठीक है, ये 4 मेजर पोएट्स है रोमांटिक मूवमेंट्स के, जिसमें से कि 3 आपके सिलेबस में हैं। Characteristics of romantic poetry. Various writers have given various definitions for the term romanticism. It means the renaissance of wonder. It also means an addition of strangeness of beauty. Actually, it is an addition of strangeness to beauty, है ना? जो डेफिनेशन है रोमांटिसिज्म की, वो क्या है? एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी. Subjectivity. All romantic literature is subjective, as the poet is free to write on any theme and in any form he likes. Now see why it is important for you to study the characteristics of romantic poetry, because जो आपके ये जो सेक्शन है इसमें आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नॉट लॉन्ग बट शॉर्ट क्वेश्चंस. तो आपको कम से कम 2 पैराग्राफ्स अराउंड 1 पेज जो है आपको लिखना होगा. As far as I feel it, कि अगर आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो कम से कम 1 पेज तो आप लिखोगे उसमें. तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जो है डिस्कस दिस पोएम एज अ रोमांटिक पोएम. ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, उसमें आप पहले रोमांटिक पोएट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे और फिर दिखाओगे कि कैसे उस पोएम में रोमांटिक पोएट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री, सो दैट यू कैन जस्टिफाई अ पोएम एज अ रोमांटिक पोएम बाय पॉइंटिंग आउट दोस कैरेक्टरिस्टिक्स इन द गिवन पोएम. ठीक है, तो from this section will also be asked reference to context. ठीक है, हम लोग एक क्लास आप लोगों ने शायद स्कूल में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट किया होगा. किया है आप लोगों ने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट? Yes, ma'am. तो आई विल वन डे टेल यू द फॉर्मेट ऑफ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, कि अगर आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है तो उसको कैसे लिखना है. ठीक है, बट ओके. सो spontaneity, let me bookend this up क्योंकि 2:20 already होने जा रहा है. तो characteristics of romantic poetry क्या है? That it is always subjective. Subjective means it is personal in nature. Secondly, spontaneity, मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने आपको poem what is a poem उस पे आपका एक लेक्चर लिया था मैंने, तो आपको उसमें बताया था that Wordsworth has defined poem as a spontaneous a spontaneous overflow of powerful emotions. ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने जो है कैसे डिफाइन किया है पोएट्री को? a spontaneous overflow of powerful emotions. मैंने आपको ये भी बताया था spontaneous का क्या मतलब होता है, जो अपने आप होता है. You cannot make a person write a poem comes to a person. ठीक है, आप किसी से ये नहीं कह सकते तुम्हें पोएम लिखनी है, उससे जबरदस्ती पोएम नहीं लिखवा सकते, क्योंकि पोएम अपने आप से आती है. ठीक है, जब आप बहुत इमोशनल फील करते हो या आपको कुछ यू फील वेरी ओवरवेल्म्ड बाय समथिंग, तो आपके अंदर अपने आप से पोएम बनने लगती है और जो है वो आप लिखते हो. आपको कोई जबरदस्ती पोएम नहीं लिखवा सकता. इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. लव ऑफ द सुपरनैचुरल, आप बहुत सारे सुपरनैचुरल सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे, स्टोरीज देखने को मिलेंगी रोमांटिक पोएट्स में. सुपरनैचुरल सबको पता है. व्हाट इज सुपरनैचुरल? सुपरनैचुरल क्या होता है?
आप किसको सुपर नेचुरल कहते हो? द पैरानॉर्मल एक्टिविटीज मैम प्रगति प्रकृति नो, प्रकृति इज नेचुरल एंड व्हाट इज सुपर नेचुरल? सुपर नेचुरली बता। Paranormal activity. Yeah, what is paranormal? Ma'am, something Something that, something godly. something that is not human. Could be a ghost, could be a fairy. तो आपको बहुत सारी फेरी टेल्स मिलेंगी, गोस्ट की कहानियां मिलेंगी। गोस्ट मतलब भूत, प्रेत, आत्मा। ठीक है। तो they were very interested in supernatural activities, events, symbols. तो आपको जो है मैंने जैसे बोला कि इमेजिनेशन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, है ना। तो आपको बहुत सारी फेरी टेल्स से रेफरेंसेस, बहुत सारा जो है आपको ऐसी स्टोरीज मिलेंगी जिसमें कि फेरीज होंगी, गोस्ट होंगे, है ना। तो दैट इज व्हाई वी कॉल दे पोएम्स दे लव फॉर द सुपरनैचुरल। इनका एक एलिमेंट है सुपरनैचुरल। Nowadays series are also very famous. Supernatural series. Yes, it is. तो अगर आप देखोगे सुपरनैचुरल तो यू विल फाइंड दैट देयर इज अ होल वैरायटी ऑफ सुपरनैचुरल। बहुत सारी मिथ्स होती है ना, हमारे हर कल्चर की अपनी मिथ्स होती है। जैसे हम लोग मानते हैं कि राक्षस होते थे पहले, है ना। तो जो है ऐसे ही जो पुरानी स्टोरीज होती थी जो कि मिथिकल स्टोरीज हैं और जिसमें देर आर ऑब्जेक्ट्स और देर इज लाइफ डिस्क्राइब विच इज नॉट नेचुरल, उसको हम क्या कहते हैं? सुपर नेचुरल। ठीक है। तो आप ये भी पढ़ोगे कि बहुत दे वर वेरी कनेक्टेड विद द कल्चर ऑफ देयर नेशन। जो उनके नेशन का कल्चर था उससे वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, इसलिए बहुत सारी मिथिकल स्टोरीज को वो अपने बेस बनाते थे पोएम्स का। ठीक है। तो दैट इज द लव ऑफ द सुपरनैचुरल, melancholy. Romantic poetry is often pessimistic. I do not agree with this. इस पॉइंट को आप छोड़ दो। Love for nature. Now, a very important element of romantic poetry is love for nature. They considered nature to be multifaceted, है ना। मल्टीफेसेटेड मतलब मल्टी डायमेंशनल। नेचर के जो है बहुत सारे जो है यूजेस होते हैं एंड इट इज नॉट ओनली कि वो हमें खाना देता है, हमें लकड़ी मिलती है। दे वर नॉट लिमिटेड टू सच काइंड ऑफ कंसेप्शन रिगार्डिंग नेचर। उनके लिए नेचर जो है सिर्फ एक ब्यूटी और यूटिलिटी का सोर्स नहीं है। फॉर देम नेचर इज स्पिरिचुअल। I will come to this because okay. So the romantic poets, they believed that nature is alive, that there is a spirit in nature, and people who live closer to nature are more humane than the people who live in the cities. क्या मानना था रोमांटिक पोएट्स का? कि नेचर में एक स्पिरिट होती है, आत्मा होती है। ठीक है। और आप जितने भी नेचर के क्लोज रहते हो आपके अंदर उतनी ज्यादा ह्यूमैनिटी होती है, मानवीयता होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिटी लाइफ, सिटीज में जो है आप देखते हो कि जो है लोगों को ये नहीं पता रहता कि जो है उनके बगल में कौन रहता है, कौन उनका नेबर है। ठीक है। एंड इन विलेजेस ऑल पीपल नो ईच अदर, हर कोई हर किसी को जानता है ना। एंड इफ समथिंग बैड हैपेंस, if someone is grief stricken or someone is in some problem, all the villagers they try to help that person, है ना। ऐसा होता है ना कि अगर कोई एक फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम है तो जो है क्या होता है, सब लोग उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। बट इन सिटी लाइफ व्हाट हैपेंस, पीपल डू नॉट नो ईच अदर, वो अपने नेबर्स को नहीं जानते। और कई बार ऐसा होता है कि बगल के घर में जो है मर्डर हो जाता है, कोई किसी को मार के चला जाता है और जो बगल में रह रहा है उसको पता भी नहीं, है ना। सो दिस इज व्हाट द रोमांटिक पोएट्स बिलीव्ड। और उनको ऐसा लगता था कि जो है ऐसा क्यों है
कि जो है विलेजेस में लोग जो है ज्यादा इमोशनल है, ज्यादा अटैच्ड हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो नेचर के बहुत करीब रहते हैं, और जो लोग नेचर के करीब रहते हैं वो रोमांटिक पोएट्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? वो लोग अच्छे लोग होते हैं, उनके अंदर ज्यादा ह्यूमन वैल्यूज होती हैं। दिस इज व्हाट द रोमांटिक पोएट्स बिलीव। ठीक है, तो आपको मैंने वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफिकल स्केच दिया था पढ़ने के लिए। आज नहीं पढ़ा आपने, अब तक नहीं पढ़ा, आप क्लास के बाद पढ़ लेना उसको। ठीक है, सो लेट मी ब्रीज थ्रू वर्ड्सवर्थ लाइफ so that we can begin with the poems tomorrow. Or okay, we will do Wordsworth tomorrow only. आप लोग, I want to tell you a few things. Okay. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपके पास कल से टेक्स्ट होना चाहिए पोएम का। मैंने सबको टेक्स्ट भेजा था ग्रुप पे, आप लोगों ने देखा? खुल रहा है वो? कल बहुत सारे बच्चे लिख रहे थे कि वो डॉक्यूमेंट ओपन नहीं हो पा रहा है। हो पा रहा है? यस मैम। ठीक है, तो या तो आप उन पोएम्स को अपने हाथ से कॉपी में लिख लो। अगर आप कॉपी कर रहे हो देन बी वेरी केयरफुल कि एक एक वर्ड आप बहुत अच्छे से लिखो, स्पेलिंग ठीक से लिखो, और लाइन जैसी है उसको वैसे ही रहने दो। इट इज अ पोएम, आप उसको ऐसे की तरह बिल्कुल मर्ज करके नहीं लिख सकते। ठीक है, सो वन थिंग कि कल से आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए पोएम्स का। प्लस आई वाज चेकिंग योर असाइनमेंट्स, इस बार मैंने आप लोगों के असाइनमेंट देखे और कुछ कुछ आप लोगों ने गड़बड़ लिखा है, कुछ चीजें आप लोगों ने ठीक नहीं लिखी हैं। सो व्हाट वाज आई प्लानिंग कि मे बी ऑन सैटरडे वीकेंड में आई विल गिव यू नोट्स, है ना? तो जो भी क्वेश्चंस हमने करे हैं आई विल मेक यू राइट द आंसर्स, ताकि आपको एक बार आइडिया लग जाए कि आपको एग्जैक्टली आंसर्स कैसे लिखने हैं। ठीक है, कुछ में फ्रेमिंग की प्रॉब्लम थी, वैसे आंसर ठीक था बट वो थोड़ा सा लैंग्वेज ग्रामर थोड़ा सा गड़बड़ था। प्लस कुछ आंसर्स में आप लोगों ने बिल्कुल ही गड़बड़ लिखा है ना? फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा अधिकतर बच्चों ने बैलेंस मीटर ठीक से नहीं लिखा है। इट माइट बी पॉसिबल कि आपको नहीं समझ में आया बैलेंस मीटर क्या होता है, तो आई विल मेक यू राइट ऑल दीज आंसर्स ऑन सैटरडे में भी, जब भी हमारा ये वर्ड्सवर्थ खत्म होगा उसके बाद। वन थिंग मोर कि जो है आपको वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ना है। आज बहुत ही सिंपल सी बायोग्राफिकल स्केच है वर्ड्सवर्थ का, उसमें आपको वही सब इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आप अबाउट द पोएट पढ़ते थे, अबाउट द ऑथर, वेयर वाज ही बॉर्न, है ना, और फिर कैसे कैसे कहाँ से पढ़ाई करी, वेरी बेसिक काइंड ऑफ थिंग। आपको इसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सो डू रीड इट, जरूर से पढ़ो जितना समझ में आता है, और जो नहीं समझ में आता वी विल डिस्कस इन द क्लास। ठीक है, तो वो आपको जरूर पढ़ना है। एंड ठीक है, तो आपके पास कल टेक्स्ट होना चाहिए, अपने वर्ड्सवर्थ की लाइफ स्केच पढ़ा होना चाहिए, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द पोएट टुमारो। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ये रोमांटिक पोएट्री के जो कैरेक्टरिस्टिक जो आज हमने पढ़े, आई विल गिव यू सिंपल नोट्स, उसके भी जो है आई विल शेयर नोट्स इन अ डे और टू, तो जो है आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, सो एनीवन हैज टू, समवन हैज टू आस्क एनी क्वेश्चन? किसी को पूछना है? I stop the recording.